All right, guys. So in a well-populated class, let's start the lecture of a population. वो खिड़की बंद करिएगा प्लीज, ईशा मैडम। और इधर क्या काटे चढ़े पहले वाले बेंच पे? तो क्या कौन खा रहा है बेटा तेरे को? कौन सा धोखा है अपनी क्लास में अकेला बैठना, है ना? चलो पेज नंबर बताओ कोई। पेज नंबर हाँ, कौन सा टॉपिक है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इन इंडिया 2 है ना? अरे बहुत ज्यादा है कि नहीं है? तो कल क्या पढ़ा था अपन ने? 2 टॉपिक पढ़े थे, कौन से बताओ तो? कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट और कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट। यही तो सारी पॉपुलेशन के बढ़ने की क्या है, वजह है। बर्थ रेट का क्या होना हाई और डेथ रेट का क्या होना लो। इसमें अगर क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट, तो क्या क्या लिखोगे बोलो? पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, आराम से 5, 6, 7 और लास्ट। हाँ, तो ये सब समझ में आ गए क्यों बढ़ती है पॉपुलेशन? तो कितने कारण है? 8 कारण। अच्छा, लोग मर क्यों नहीं रहे? व्हाट इज द कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट? पहला कारण बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, फोर्थ बताओ, फिफ्थ कारण बताओ, नेक्स्ट बताओ और लास्ट। तो क्या 4 मार्क के लिए कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट पूछा गया तो आंसर दिया जा सकता है? अच्छे से लिख पाओगे? आसान है कि कठिन है? चलो चलो, यू शुड नो। कुछ चीजें पढ़ते। इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया में हुआ कि नहीं पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन? कौन सी स्टेज में होता है? अरे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन सी स्टेज में होता है? सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में नहीं होता। थर्ड स्टेज इज ऑलवेज अ गुड स्टेज, पर उसके लिए हमें डेवलप कंट्री बनना पड़ेगा। चलो, क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण? पहला क्या लिखा है इन्होंने? इंक्रीज प्रेशर ऑन क्या? लैंड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर ऑन लैंड? वजन बढ़ता है क्या लोगों का? नहीं भाई, लैंड इज अ रिसोर्स। लोगों को रहने के लिए जगह पर्याप्त तो मिलती नहीं है। क्या हालत है बॉम्बे में? छोटे छोटे घरों में रहते लोग अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद भी बड़ी जगह अफोर्ड कर नहीं पाते। तो ये है अच्छा एग्जांपल जिसको हम बोल सकते हैं कि लैंड पे क्या बढ़ रहा है? प्रेशर। आपको हर जगह भीड़ दिखेगी तो लैंड पे क्या बढ़ा है? प्रेशर। दूसरा क्या हो सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का परिणाम? इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ना? कम जमीन में अब ज्यादा लोगों के लिए क्या उगाना पड़ेगा? खाना उगाना पड़ेगा। तो भाई प्रेशर तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर बहुत ज्यादा इंटेंस यूज करना पड़ेगा पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का। उससे फूड की क्वालिटी भी क्या होगी? खराब होगी। आपको अच्छे क्वालिटी का खाना मिलेगा नहीं। और अगर आप अच्छे क्वालिटी का ऑर्गेनिक फूड चाहते हो तो फिर उसके लिए पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। भाई गेहूं चावल प्याज टमाटर सब सादा भी आता, फर्टिलाइजर वाला और ऑर्गेनिक भी आता। आपको पता है ऑर्गेनिक के रेट कितने हाई है? ऑर्गेनिक टमाटर 400 रुपए किलो बिकता है मार्केट में। क्या रेट बिकता है? 400 रुपए। हर चीज ऑर्गेनिक मिलती है। आप चाहो तो फिर उतना पैसा स्पेंड कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर पे भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से क्या बढ़ा है? प्रेशर बढ़ा है। और क्या हो सकता है बेटा? प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एम्यूनिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे आपके सड़क, आपकी स्कूल, आपके सरकारी हॉस्पिटल्स, पब्लिक यूटिलिटी पार्क्स, ये सब चीजें। अब इन पे प्रेशर बढ़ना मतलब यहां पे लोग ज्यादा और सुविधाएं कम। उसके बाद क्या है? इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई फॉर फूड। अब पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोजन हो रहा है, इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो सबके लिए खाना पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो इसकी कोई गारंटी दे सकता नहीं है। क्योंकि हमारी खेती भी तो नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। नहीं हुई एक साल बारिश तो कभी सोचा इतना सारे करोड़ों लोगों के लिए फूड कहां से आएगा? इट्स टू मच डिफिकल्ट। आगे क्या होता है? क्या होता है बढ़ते पॉपुलेशन से? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या? महंगाई। अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है हर चीज की डिमांड भी कैसी रहेगी? ज्यादा। सप्लाई उतना हो पाएगा क्या? नहीं। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई थोड़ा सा कम है, तो क्या बढ़ती रहेगी? महंगाई। आप जब से पैदा हुए हो कोई चीज सस्ती होती हुई दिखी है आपने? हर चीज के दाम दिन दुगने रात चौगने क्या कर रहे हैं? तरक्की कर रहे हैं। आगे क्या है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। भाई पानी जितना आप पी जा रहे हो, कोयला जितना आप निकाले जा रहे हो, बिजली जितनी है यूज किए जा रहे हो, पॉल्यूशन जितनी करनी है उतनी करते जा रहे हो, तो एनवायरमेंट में तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? नदियों में नालों में साफ पानी दिखता है क्या आज? इतना कूड़ा कचरा हो गया है। तो ये तो सब किसका परिणाम है? एनवायरमेंटल
प्रॉब्लम का। उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ, पता है आपको? अब क्या हुआ, वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के चक्कर में, फैक्ट्री लगाने के चक्कर में, बिना किसी सोच समझ के पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। अब नहीं चलता भाई, नेचर है, प्रकृति है, उसको अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। आप उसमें बाधाएं डालोगे तो प्रकृति अपना क्रूर रूप जरूर दिखाएगी। और वही हुआ उत्तराखंड में, इतना सारा वो डैम फट गया, पानी आ गया, लैंडस्लाइड्स हो गई और कितने लोग तो मारे गए। नॉट गुड। फिर दूसरा और क्या क्रिएट होती है समाज में? सोशल प्रॉब्लम। अब इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सबको रोजगार नहीं दे पाएंगे, फिर बेरोजगार लोग क्या करते? चोरियां करते, डाके डालते, उधम मचाते, तो समाज के लोगों को परेशान करते, डॉन बन जाते, गुंडे बन जाते, वसूली करते। फिर इससे समाज में क्या क्रिएट होता है? प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और क्या है? लो नेशनल इनकम। वही आप बोलोगे लोग ज्यादा है तो इनकम भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। पर हर हाथ को क्या रहना चाहिए? काम। कुछ प्रोडक्शन करेंगे तो देश की क्या बढ़ेगी? इनकम। बेकार में खाली फुकट में घूमते रहेंगे तो कोई देश के लिए भलाई का काम नहीं करेंगे। आज हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ क्या करता है? अपने चौक में एक भाई के पीछे उसके बोर्ड लगे होते, भाऊचा वार दिवस, फलाना ढिकाना। फिर कोई सोशल इवेंट आ जाए तो बने अपने नेता, पावती बुक लेके हर किसी से क्या करने लगते हैं? वसूली। और 8 दिन 10 दिन एकदम सटीक तरीके से क्या देते हैं? मंडल में ड्यूटी देते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी जॉब ऑफर हो गई उनको, कलेक्टर की पोस्ट मिल गई कि भाई यहाँ के मंडल के हम क्या है? सचिव है, अध्यक्ष है। फिर वही सब करेंगे। फिर उनको बड़ा प्राइड फील होता है कि मैं हमारे मंडल का क्या हूँ? अध्यक्ष। और सब लोग उसको पूछते भाई, 10 दिन पूछते, उसके बाद क्या? तो भाई ये तो सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब आइए देखते हैं मेजर्स टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अच्छी बात है या बुरी बात है, इस पे डिस्कस किया जा सकता है। पर अगर आप अच्छाई और बुराइयों को, बढ़ती पॉपुलेशन के और अति पॉपुलेशन के कंपेयर करोगे तो आप भी एक पल में मानोगे कि हद से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। उसके नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा है और पॉजिटिव पॉइंट्स कम है। आइए फिर देखते हैं कि क्यों पॉपुलेशन पे नियंत्रण पाना जरूरी है और क्या किया जा सकता है। कौन कर सकता है पॉपुलेशन को नियंत्रित? आप, मैं, हम मिलके या सरकार? भाई सबको प्रयास करने की जरूरत है। सरकार पॉलिसी बना सकती है, कुछ कानून बता सकती है, बाकी तो सब अपने हाथ में कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो देखो, टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, द फॉलोइंग मेजर्स नीड टू बी अंडरटेकन। जरूरत है, इसमें से कुछ कदम उठाए भी गए। पहला है क्या? इकोनॉमिक मेजर, कुछ आर्थिक उपाय करने होंगे। अब आप बोलोगे सर आर्थिक उपायों का पॉपुलेशन बढ़ती पॉपुलेशन को रोकने का क्या संबंध? तो आइए पढ़ते बहुत अच्छे शब्दों में और आसान शब्दों में यहां लिखा है, इकोनॉमिक मेजर्स कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड हेल्प टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी, जो गरीब लोग और अनपढ़ लोग होते हैं उनका क्या नहीं होता? कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होता। और ऐसे ही लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और क्या बढ़ाते हैं? पॉपुलेशन। अगर हम अच्छी आर्थिक प्रगति हो हमारे देश की, इस दिशा में हम, आप और हमारी सरकार कदम उठाए तो जाहिर सी बात है लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, लोग एम्प्लॉयड होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे, थोड़े से वेल कल्चर्ड भी बनेंगे। और इन सब का परिणाम ये होगा कि लोगों का क्या बढ़ेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब लोगों को ये लगेगा कि अच्छा जीवन जीने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो अपने आप उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस आएगा कि अब बड़ी फैमिली बनाना या ज्यादा बड़ी फैमिली को मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं है। तो अपने आप लोग छोटी फैमिली, हम दो हमारे दो, हो सके तो हम दो हमारा एक, इस पॉलिसी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कुछ आर्थिक कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लोगों का क्या बढ़े? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तो ये अपने आप ही पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मेजर्स आर एज फॉलोज। फिर करे क्या? अब हवा में बात करने से तो समस्या का क्या नहीं होगा? समाधान नहीं होगा। हाँ, समस्या समझ में आएगी, बातें हवा हवाई है। इसका उपाय क्या करना है? तो देखो यहां पे पॉइंट दिए, एक्सपेंशन ऑफ क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आप आर्थिक परिस्थिति देश के लोगों की सुधारना चाहते हो तो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़े ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी। तो सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि जहां जहां इंडस्ट्री है वहां और बढ़े और जहां नहीं है वहां पे अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां लगे, कारखाने लगे। हम भी एक चाइना की तरह क्या बने? प्रोडक्शन हब बने, जहां पे हर चीज का क्या होता है? उत्पादन और प्रोडक्शन होता है। लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे मिलेंगे, आर्थिक परिस्थिति सुधरेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। और अपने आप बिना कुछ किए वो लोग प्रीफर करेंगे कि हमारी फैमिली बड़ी नहीं, कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटी। बेरोजगार लोगों का बहुत ज्यादा हाथ-बार होता है क्या बढ़ाने में, पॉपुलेशन बढ़ाने में, क्योंकि करने के लिए उनके पास कोई काम होते नहीं है। फिर उनको रोजगार अगर मिलेगा तो काम करेंगे वो लोग, और अपने आप ही पढ़े लिखे पैसे कमाने वाले और समझदार लोग छोटी फैमिली को प्रीफर करते हैं। अगला क्या है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ये सब अपने आप नहीं होगा, यहीं से शुरुआत होगा। लोगों को पहले क्या दो, काम। काम देने से लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अपने आप क्या घटेगी, पॉवर्टी। अब अनएम्प्लॉयड रहना, पॉवर्टी का होना, यही तो सारे बढ़ते पॉपुलेशन की क्या है, वजह है। तो पहले इनको खत्म करो, इसको बोलते हैं रूट कॉज। मूल कारण को ढूंढो और उस कारण पे वार करो। उस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने के लिए आपको ये सब कदम उठाने होंगे। और क्या कर सकते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब ये बड़ा इकोनॉमिक्स का बहुत ही जटिल, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं अनइवन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। भाई आज हमारे समाज में, हमारे देश में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं तो बहुत कमा रहे हैं, उनके पास संपत्ति है तो बहुत है, और कुछ लोगों के पास नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको बोला जाता है अनइक्वल या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ये आप ऑब्जर्व करते हो कि नहीं करते हो, आज के तारीख में जो कमा सकता है, जिसके पास पहले से ही पैसा है, उसके लिए पैसा कमाना बहुत आसान है, और कुछ लोगों के लिए इतना मुश्किल है कि 2 वक्त की रोटी का तक वो लोग क्या नहीं कर सकते, इंतजाम नहीं कर सकते। फिर इस परिस्थिति को बदलना चाहिए। जितना ज्यादा इक्वेलिटी, परफेक्ट इक्वेलिटी कभी नहीं आ सकती क्योंकि हम एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, पर हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि जहां तक हो सके हर व्यक्ति हायर लेवल पे ही क्या कमाए, इनकम। जापान, जर्मनी, कनाडा, इन सब कंट्रीज में आप अगर देखोगे जो कि वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो हम अनइवन, हमसे भी ज्यादा है। अगर अमीर और गरीब की खाई जो इंडिया में है उसको आप कंपेयर करो अमीर और गरीब लोगों के डिफरेंस में जो यूएसए में है, तो यू विल बी शॉक टू नो कि यूएसए में ये डिफरेंस ज्यादा है। वहां पे अमीर कमा रहा है तो बहुत ही ज्यादा कमा रहा है, और मिडिल क्लास नहीं कमा रहा तो वो जो कमा रहा है वो उसकी तुलना में बहुत ही कम है। पर फर्क है, इंडिया में डिफरेंस सिर्फ कम है, पर अगर अमीर 1000 रुपए कमा रहा है तो गरीब 2 रुपए कमा रहा है, तो डिफरेंस है 998 का। अमीर अगर 1000 कमा रहा है तो गरीब कितने रुपए कमा रहा है, मिडिल क्लास 2 रुपए, तो डिफरेंस है कितने का, 998 का। या अमीरों के पास, कुछ चंद अमीरों के पास 1000 रुपए की प्रॉपर्टी है, तो सब गरीबों को या मिडिल क्लास को मिला के सिर्फ 2 रुपए की प्रॉपर्टी है इनके पास, तो इनका डिफरेंस कितना है, 990। अमीर ना तो उतने अमीर है, गरीब तो काफी गरीब है। यूएसए में ये खाई जाता है, ये डिफरेंस 998 से ऊपर है। बट अगर यूएस में अमीर लोग 3000 रुपए की संपत्ति ओन करते हैं, तो मिडिल क्लास के पास भी 1000 रुपए की संपत्ति है। कितने की संपत्ति है, 1000 रुपए। भले डिफरेंस कितने का है, 2000 का, पर लेवल कैसा है, हाई है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे से कैसा है, वहां पे ज्यादा है। तो हम इक्वल तो कभी नहीं कर सकते। एक समाज में अमीर लोग अमीर रहेंगे और गरीब लोग गरीब रहेंगे। सब अमीर हो जाए या सब इक्वल हो जाए, ये समाज की कल्पना ना तो की जा सकती है, ना तो ये संभव है। ये कभी नहीं हो सकता। थ्योरेटिकली आप मान सकते हो, जो सोशलिज्म की कॉन्सेप्ट है कि हर किसी के पास संपत्ति इक्वल, हर किसी की इनकम इक्वल, बट प्रैक्टिकल एक फ्री इकोनॉमी में ऐसा हो सकता नहीं है। अमीर अमीर बने रहेंगे, गरीब भी लोग रहेंगे, मिडिल क्लास भी रहेगा। यही स्ट्रक्चर है समाज का और ये बना रहेगा। पर हम कोशिश करते हैं, थ्योरेटिकली तो इकोनॉमिस्ट ये हमेशा बोलते हैं कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम है, ये धीरे धीरे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये जो थे इकोनॉमिक मेजर्स थे, ये कदम अगर उठाए गए तो पॉपुलेशन को बढ़ने से रोका जा सकता है। दूसरा है कुछ सामाजिक उपाय हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन आर्थिक फेल्यूर की निशानी तो है, साथ ही साथ सामाजिक फेल्यूर की भी क्या है, निशानी। एज अ सोसाइटी वी फेल्ड, एज अ इकोनॉमी वी फेल्ड, एंड दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व द ग्रोइंग हाईली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब इन दोनों पैमानों पे अगर हम कुछ उपाय करेंगे तो बढ़ती पॉपुलेशन को डेफिनेटली रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता, सामाजिक उपायों में या सोशल मेजर्स में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ए सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये सिर्फ ना तो अकेली आर्थिक समस्या है, ना ये अकेली सामाजिक समस्या है। आप और मैं, हम इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस देश में रहते हैं, तो हम 2 प्रकार के जीवन जीते हैं, एक हमारा आर्थिक जीवन और एक हमारा सामाजिक जीवन। आर्थिक और सामाजिक जीवन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसी हमारी आर्थिक परिस्थिति है वैसे हमारा सामाजिक जीवन हम जीते हैं, और जैसा हमारा सामाजिक जीवन है वैसी ही हमारी आर्थिक परिस्थिति होती है। आप इसको नकार नहीं सकते। इफ यू वांट टू ग्रो रिच, यू शुड मूव टू द सोसाइटी वेयर मोर रिच पीपल लिव। तो आप भी, वी विल बी अमंग देम। इफ यू लिव इन अ सोसाइटी ऑफ अ मिडिल इनकम,
आप भी उतनी ही इनकम कमा पाओगे जिस तरीके की सोसाइटी को आप क्या करते हो, बिलोंग करते हो या रहते हो। तो भाई ये हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक है। हमारा सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जैसे हमें इकोनॉमिक मेजर्स करने चाहिए बढ़ती पॉपुलेशन को रोकने के लिए, हमें कुछ एक सोशल कदम भी उठाने चाहिए, है ना। आगे क्या लिखा है देखो, इट इज रिलेटेड टू इलिटरेसी। अब भाई लोग अनपढ़ है, इनको अगर पढ़ा लिखा बनाना है तो ये एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक और सोशल प्रॉब्लम है। तो इलिटरेसी दूर करोगे, इलिटरेसी एक कारण है क्या बढ़ने का, पॉपुलेशन का। तो इलिटरेसी को हटाना उसका उपाय हो सकता है जिससे हम बढ़ती पॉपुलेशन को रोक सके। दूसरा क्या है, सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा। सुपरस्टिशियस होना भी बढ़ती पॉपुलेशन का क्या है, एक हिस्सा है। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था भाई, आप बढ़ती पॉपुलेशन को चेक करने के लिए, रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। पर लोग सुपरस्टिशियस है, लोग मानते हैं कि ये अननेचुरल और गलत है, तो लोग उसका यूज इस्तेमाल करना नहीं चाहते। ये जैसे जैसे घटेगा लोगों में अलर्टनेस बढ़ेगा और पॉपुलेशन कम होगा। ऑर्थोडॉक्सी, व्हाट इज द ऑर्थोडॉक्सी, पिछड़ापन होना। हमारे विचार अभी भी वही है जो 150 साल पहले लोगों के हुआ करते थे। भाई इन विचारों से हमें बाहर आना होगा और तभी हम छोटी फैमिली को प्रीफर करेंगे और अपने आप इस बढ़ती पॉपुलेशन की समस्या से हमें मुक्ति मिलेगी। लो स्टेटस ऑफ क्या, वुमन। भाई भले ही पॉपुलेशन इस देश की सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पर आज भी इंसान या मर्द अपने पेट में क्या नहीं पाल सकता, 9 महीने बच्चा नहीं पाल सकता। साइंस इतना आगे गया नहीं है। अब अगर वुमन वो है जो चाइल्ड को बर्थ देती है, तो उसको अपने अधिकार, अपने सोच, अपने विचार रखने की आजादी होनी चाहिए, जो हमारे समाज में नहीं है। वुमन को यह अधिकार होना चाहिए अपने सास ससुर को यह बोलने का कि मेरे को शादी के बाद 4 साल लड़का नहीं चाहिए, मैं पहले करियर बनाना चाहती हूँ। एक लड़का होने के बाद वुमन को यह अधिकार चाहिए कि आई डोंट वांट अ सेकंड चाइल्ड, और तब जाके हमारे समाज में क्या आएगा, बदलाव आएगा। इसके लिए वुमन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। अगर हमारे समाज के 2 इक्वल घटक है, मेन एंड वुमेन, तो फिर महिलाओं को भी उतनी आजादी, उतना स्वतंत्र, उतना अधिकार अपने विचार रखने का होना चाहिए। अब ये एकदम से कोई जादू की छड़ी चला के लोगों की सोच को रातों रात परिवर्तित नहीं कर सकता। हो सकता है इसमें 50 और 100 साल का क्या लग जाए समय, पर जैसा जैसा यंग जनरेशन, आपकी जनरेशन टेक ओवर करेगी। अब जो हमारे दादाजी थे उनसे थोड़े लिबरल और खुले सोच वाले हमारे मम्मी पापा बने, उनसे भी ज्यादा खुले सोच और लिबरल सोच वाले हम बने। हमारे लड़कों की सोच, लड़कियों की सोच इससे भी क्या होगी, अलग होगी। शायद हमारी, मेरी बेटी अगर आए तो उसकी उसकी जो सोच होगी, उसको जो आजादी होगी, वो शायद आपकी जनरेशन से भी क्या होगी, ज्यादा। और धीरे धीरे ये जो ऑर्थोडॉक्सी है और ये जो पिछड़ापन है, सुपरस्टिशन है, इनका प्रभाव समाज से क्या होता चला जाएगा, कम। मुझे नहीं लगता कि आप लोग उतने ज्यादा सुपरस्टिशियस हो। सुपरस्टिशन के तो एक एक किस्से ऐसे है ना कि बता नहीं सकता। भाई बुधवार है तो बाल नहीं धोते, शनिवार है तो तेल नहीं डालते, शाम है तो यहाँ नहीं बैठते, मंगलवार को ये नहीं करते, शनिवार को वो नहीं करते। अब ऐसी कितनी सारी समस्याएं हैं हमारे समाज में जो हम जानते हैं कि ये सही नहीं है, पर फिर भी माने जा रहे हैं इसलिए क्योंकि घर वाले उस चीज को मानते हैं। और अगर आप ना मानो तो बवाल हो जाता। फिर कहीं ना कहीं आप भी बोल देते हो, हाँ ठीक है कर लो, आपने बोला है तो सही होगा। अब दादाजी ने बोला है, दादी ने बोला है, सास ने बोला है, ननन ने बोला है, भाभी ने बोला है, बुआ ने बोला है, इतने सारे सुपरस्टिशन तो हम बस यूं ही ढोए जा रहे हैं। पर आज की जनरेशन में करेज है ये बोलने की कि ये फालतू चीजें, ये हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी फैमिली में देखो हम सारे कितने सारे काम कर डालते जिसकी वास्तव में कोई जरूरत होती नहीं है। भाई शादी होती है तो एंजॉय करो, एंजॉय अपने जगह पे। दुल्हा दुल्हन 8-8 घंटे बेचारे फेरे मंत्र उच्चार उसी में जा रहे। अरे ठीक है ना, उनको सामने खड़ा रख के बोल दो, डू यू एक्सेप्ट हिज एज अ वाइफ, वो बोलेगा यस। डू यू एक्सेप्ट हिज एज अ हस्बैंड, यस। बोले हो गई आपकी शादी, जाओ डांस करो, संगीत का मजा लो, मेहमानों से मिलो। भाई हमने देखा हमारी हिंदुस्तानी शादी में मेहमान आते हैं जाते हैं, घर वालों को सारे मेहमान को आओ आओ जाओ जाओ करना पड़ता है। जिनकी शादी है उनको पता भी नहीं चलता कि आया कौन और गया कौन, वो बेचारे अपने ही धुन में इतने परेशान हो जाते शाम तक कि जब खाना खाने बैठते तो उनकी भूख तक मर जाती है। पता नहीं क्या करते होंगे आगे, इतने तो उनको हम थका देते हैं रिचुअल्स के नाम पे। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या सोशल मेजर्स उठाए जा सकते हैं। सोशल मेजर एक कंट्रोवर्शियल इशू है। आप एकदम समाज में बदल लाना चाहोगे ना तो समाज के जो ठेकेदार है ना वो आपको जीने नहीं देंगे। बोले हाँ इतने सालों की परंपराओं को बंद करो, वो करनी नहीं देते। पता नहीं कुछ लोगों का तो ये धंधा है कि समाज में जो चल रहा है वैसा ही चलते रहना चाहिए। वो अपने आप को संस्कृति और समाज के रक्षक कहते हैं। पर खैर ठीक है, जैसे जैसे एक जनरेशन आगे बढ़ेगी ये विचारधारा और ये विचार सरणी भी धीरे धीरे पीछे छूटती
चली जाएगी। यू गाइस हैव अ गुड लाइफ टू लिव अहेड। बस इन सब से दूर रहना। किससे? इलिटरेट तो आप हो नहीं, वैसे थोड़े बहुत हो, आई नो। सुपरस्टिशियस अगर हो तो इसको थोड़ा थोड़ा अपने जीवन से कम कीजिए। ये ऑर्थोडॉक्सी को मिटाइए। और ये जो महिलाओं को कम देखने का जो नजरिया है ना, इससे बिल्कुल क्या रहिए, दूर रहिए। वैसे मैं भी थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड पर्सनैलिटी का इंसान हूं। मैं भी ये सोचता हूँ कि जो इंसान करे, आदमी करे, वही ज्यादा बेहतर है। औरतों को हर चीज में अपनी नाक लड़ानी नहीं चाहिए। इसलिए मेरे और गंगा के जब भी झगड़े होते हैं तो मैं उसको एक बार सीधा बोल देता, मैंने नहीं बोला ना, मतलब नहीं। नहीं मानी तो दूसरी बार और बोलता, देख मैंने पहले ही बोल दिया ना, नहीं मतलब नहीं। तीसरी बार भाई अपन बर्दाश्त नहीं करते। तीसरी बार मैं सीधा बोल देता, ठीक है मैं मान गया तेरी बात, तेरा सही। फिर 2 बार बोलता, तीसरी बार उसकी बात मान जाता। फिर हमारे घर में वही होता जो वो चाहती है। ये मंत्र है एक सुखी जीवन जीने का। इससे इंसान सुखी रहता है। 2 बार वो टशन से बोलता मैं, नहीं बोला ना मैं। कभी कभी मान जाती वो 2 बार में, नहीं मानी तो तीसरा चांस उसका ही है, फिर मैं बात को खींचता नहीं। चलो, तो फिर सोशल मेजर क्या लेने चाहिए? पहले तो एजुकेशन का स्प्रेड करो। हाँ मैम, पहली बार में गुस्से, ये बात सही है, तेरे को क्या करना है? अब देख, तुम लोग या किस चीज की ट्यूशन लेने आए हो वही पढ़ो। हाँ, रही बात घर गृहस्थी की शिक्षा देने की, तो तेरा समय आएगा, तो मैं तेरे को बताएगा ना। अपन कनेक्टेड रहेंगे, तू किधर भी जाएगा, उधर तेरे को प्रॉब्लम आई रही तो तू फोन करना, सर नहीं चल रहा, मैं है ना इधर। अभी 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 शांत हो जा, अभी टाइम है तेरे को। चलो भाई, तो ये सोशल, चलो ध्यान दो, आप लोगों को बस मजे करने को ना। अगर ये सोशल प्रॉब्लम्स को अगर दूर करना है तो सबसे पहले किसका स्प्रेड करो? एजुकेशन। एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक समाज को जो बढ़ाता है वही है क्या? एजुकेशन। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, सामाजिक प्रॉब्लम से अपने आप हमें क्या मिलती चली जाएगी? मुक्ति। और शायद कुछ लोग ऐसे भी है जो नहीं चाहते कि हर कोई अच्छा पढ़ाई करे। पढ़ाई करने से विचारों की स्वतंत्रता आती है। जो इंसान पढ़ लेता ना, वो आमतौर पे दूसरों ने कहा है इसलिए उसकी बातों पे विश्वास करता नहीं है, वो अपनी सोच डेवलप करता। और यही इन समाज के ठेकेदारों को अच्छा नहीं लगता। बोले लड़कियां पढ़ लेगी, लड़के पढ़ लेंगे तो अपनी विचार प्रकट करने लगेंगे, और ये जो बना बनाया जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, ये ध्वस्त हो जाएगा। ये करना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने वाला इंसान अपने विचारों को रख सकता है। वो दूसरों के साथ आर्ग्यू करने की क्या रखता है? ताकत रखता है। वो सही गलत का फैसला ले सकता है। अब हमारी वुमन क्यों नहीं लड़ पाई? क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी। आजकल की बहुएं बेटा मानती नहीं है, जो सही है वो सही है। चलो, दूसरा क्या कर सकते हैं? इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ क्या? वुमन है। हमारा समाज पहले से ही वुमन को इतना महत्व देने वाला समाज नहीं था। यूएस भी नहीं था। यूएस में भी काफी लेट वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला। पहले तो उनको वोट करने का भी क्या नहीं था? अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ पे भी अहिल्याबाई होलकर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, काफी काम किया उन्होंने। सावित्रीबाई फुले का नाम आपने सुना? हमारे जो सोशल इविल्स थे, यहां से इस समाज को बाहर निकालने के लिए उन लोगों ने काफी मेहनत की है, और उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। आज का तो मैं जिस समाज में रहता हूं, मुझे नहीं लगता कि गर्ल और बॉय में बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। आज पेरेंट बॉय में अगर अपना फ्यूचर देखता है कि भाई ये पढ़ेगा लिखेगा अच्छा बनेगा, तो उतनी ही अपेक्षा है आपके पेरेंट्स को आपसे भी है, गर्ल्स से भी है। इट्स अ गुड साइन। अगला हो सकता है रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ अ मैरिज। अब समाज में एक तो सरकार कर सकती है इसको कानून बना के कि भाई गर्ल की मैरिज की एज को 18 साल से बढ़ा के कितनी कर दी जाए? 21 साल। पर अगर सरकार ऐसा करना चाहेगी ना, तो हमारा ऑर्थोडॉक्स समाज बहुत कड़ा इसका विरोध करेगा, और लोग ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि लोग में, दुनिया में, इस समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि लड़की एक बोझ होती है, और इसको जितने जल्दी किसी और के सर पे डाल दो तो हम क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। पर इस सोच को बदलना पड़ेगा। सरकार को यह भी कठिन गया था, बाल विवाह बंद करना इतना आसान काम नहीं था। किसी एक समाज सुधारक का नाम जानते हो जिसने बाल विवाह की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई हो? एनीवन गाइस? यू शुड रिमेंबर। आप आपके स्कूलिंग में ये सब चीजें पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे हिस्ट्री में पढ़े थे कि? बोलो, किसी का नाम याद है आपको? राजा राम मोहन राय। बहुत सही। उन्होंने काफी किया। और वही नहीं,
काफी सारे समाज सुधारकों ने इसके लिए प्रयास किए। तो भाई सबका लगता है, योगदान लगता है। सरकार अपने आर्थिक कदम नीतियां बना सकती है, जनता को भी इसमें सहायता देनी चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है? पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। अभी हमारी ये पॉलिसी है कि आप पहले तो कुछ था नहीं ऐसा, आप जितने चाहे उतने बच्चा पैदा कर सकते थे, जितनी चाहे बड़ी फैमिली बना सकते थे, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। अगर सरकार कल एक नियम बना दे कि एक से ऊपर चाइल्ड हुआ तो आपको टैक्स ज्यादा लगेगा, या फिर एक बच्चे को अगर अपने पास रखना है तो दूसरे बच्चे को कंपलसरीली मिलिट्री में भेजना पड़ेगा 7 साल की उम्र होने के बाद बोर्डिंग स्कूल में, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं जिससे लोग ये सोचे कि भाई एक ही बच्चा काफी है, दूसरे बच्चे की जरूरत नहीं है। पर फिर भी आज भी हमारा समाज इस कानून को इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आज भी लोगों की मेंटेलिटी एक बच्चे की नहीं है, कम से कम कितने हैं? 2। अब चलो 3-4 नहीं प्रीफर करते, पर 2 से कम में भी मानते नहीं है। तो चलो हमारी पॉलिसी आज के तारीख में क्या है पढ़ते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो सरकारों ने कुछ सोचा, कुछ नीतियां बनाई। इसमें पहला था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इट वॉज लॉन्च इन 1952, 1952 में ही। हमें थोड़ा सा अंदाजा हो चुका था कि लोगों को मिल गई है अब क्या अंग्रेजों से आजादी, और अब लोग मनाएंगे कि आजादी का जश्न। तो हमारी पहली जो पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया इंडिया में, ये कब किया गया था? 1952 में। इसको याद करना है आपको कि पहला फैमिली प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1952 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। इसका एक ही मकसद था कि बर्थ रेट को क्या किया जाए? रिड्यूस। फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू द प्लान पेरेंटहुड। अब देखो, पेरेंटहुड मतलब पालक बनना, पालकत्व लेना या माता पिता बनना, 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्लान्ड, एक होता है अनप्लान्ड। मतलब सोच के लोग ये तय करते हैं कि अब हमें बच्चे को क्या देना चाहिए, जन्म। और एक होता है कि हमारी कोई सोच, ऐसा विचार था नहीं पर वो हो गया, अब प्रेगनेंसी रह गई तो अबॉर्शन करना तो पाप है। एक ऑर्थोडॉक्सी भी तो ये भी है ना कि अनप्लान प्रेगनेंसी होती है तो लोग हमारे यहाँ पे बड़े आसानी से अबॉर्शन करवाते नहीं है। आज भी हमें मानते हैं कि अबॉर्शन करवाना क्या है? एक पाप है। किसी की जान लेना, इसका हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। पर ठीक है, लोगों को एजुकेट किया गया कि भाई आप चाहते हो तो प्रेगनेंसी रखो, वैसे अबॉर्शन करना कोई पाप नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, अगर 3 महीने के अंदर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपका ऑपरेशन करके अबॉर्शन किया जा सकता है और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। चलिए, दिस इज ए मेजर इन विच द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द चॉइस एंड नॉट बाय द चांस। ये है भाई, एक तो होती है प्रेगनेंसी प्लान, हम चॉइस से करते हैं कि हमें बच्चा चाहिए। एक होता है चांस, वैसा कोई इच्छा नहीं था पर प्रेगनेंसी रह गई तो अब बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा। फैमिली प्लानिंग, वैसे बोलते हैं ना कि भाई तू जो था तू प्लानिंग से आया था और तू जो था क्या था? सरप्राइज था। मतलब आ जाते हैं कभी कभी, प्रेगनेंसी रह जाती है वुमन को। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल। भाई सरकार ने कोशिश की थी 1952 में लोगों की क्या बदलने का सोच, और लोगों को बताया कि आप चाहो तो प्लान कर सकते हैं, अनप्लान्ड है तो अबॉर्शन भी कर सकते, और प्लानिंग करने के लिए किन किन उपायों का आपको यूज करना है वो भी बताया। पर लोगों ने उसको कोई विशेष प्रतिसाद दिया नहीं, क्योंकि हम इलिटरेट थे, क्योंकि हम ऑर्थोडॉक्स थे और हमारी ढेर सारी क्या थी? सुपरस्टिशंस थी। ये समाज ही ऐसा था। हमारा समाज को यहां तक आने की जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्रिटिकल और पेनफुल भी है। हमारे समाज में लोगों की धारणाएं और सोच इतने आसानी से बदलती नहीं है। फॉल्स रिलीजियस बिलीफ, ये फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जो 1952 में लॉन्च किया गया था, ये पूरी तरह फेल हो गया। लोग इसका इस्तेमाल करते ही नहीं थे और इन सब चीजों को मानते भी नहीं थे, क्योंकि हमारे रिलीजियस बिलीफ फॉल थे। हमारे गुरु संत ये सब बता गए कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब खिलवाड़ है। इट्स चाइल्ड इज अ गिफ्ट ऑफ क्या? गॉड। तो एक बच्चा आया तो आपकी तरक्की होगी, दूसरा आया तो और होगा, तीसरी आई तो धन लेके आएगी, चौथी आई तो संपदा लेके आएगी। और फिर लोगों को लगता था कि भाई मेरी तरक्की सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि मेरे घर में क्या पैदा हो रहे हैं? बच्चे पैदा हो रहे हैं। और ये कहानी आपने सुनी होगी आपके दादा से कि भाई ये लड़का हुआ था तो हमारे खेत में 50 बोरे हुए थे जवारी के, दूसरा बच्चा हुआ तो 70 हुए, ये जब आया तो 100 बोरे हो गए थे हमारे। तो उनको लगा कि चौथा बच्चा करते हो सकता है 150 बोरे जवारी गेहूं हमारे खेत में क्या हो जाए? पैदा। पर अब गेहूं उगने का और बच्चे पैदा उगने का क्या लेना देना है? तो लोग किए जा रहे हैं। हमारी रिलीजियस बिलीफ ही क्या है? पूरे फॉल्स नैरेटिव पे बेस्ड है। एंड इनकंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ क्या? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा छेड़खानी करने के मूड में नहीं थी। गवर्नमेंट ने अगर बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली लोगों को बोला होता कि नहीं 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 चलेगा, बिल्कुल 2 बच्चों के ऊपर बच्चे नहीं होने चाहिए, तो लोग सरकार के खिलाफ चले जाते। और ऐसा जिसने भी बोला है उसकी सरकार गिर जाती और शायद आज भी गिर सकती। मोदी जी भी अगर बहुत फोर्सफुली बोले
तो लोग बोलेंगे यार तुम सरकार चलाओ ना, घर कैसे चलाना है हम हमारा देख लेंगे, हर चीज पे आप चाहते हो कि हम क्या करें क्या ना करो आप तय करेंगे। तो इतना आसान नहीं है सरकारों के लिए, स्पेशली सेट रिलीजियस बिलीफ्स में कुछ इंटरफेयर करना। हमारे लोग, हमारे समाज, रूढ़ी, परंपरा, संस्कार, संस्कृति, इसमें कोई अगर उंगली करे तो लोग बर्दाश्त करते नहीं है, लोगों को चलता नहीं है। अगला है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। चलो, पहला था फैमिली प्लानिंग, अब था फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज अ फैमिली वेलफेयर। ये देखो, आपने वेल्थ और वेलफेयर डेफिनेशन पढ़ी थी क्या? एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? वेल्थ की। मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? क्या फर्क था दोनों में? देखा जाए तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ये एडम स्मिथ बोलता था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, तो लोगों ने बोला पैसे की बात करता है, एक नंबर का राक्षस इंसान है, उसको पत्थर मार मार के बेचारे को खत्म कर दिया लोगों ने। फिर मार्शल ने सोचा कि यार लोगों को डायरेक्ट कोई बात बताई ना तो इनको अच्छा लगता नहीं है, तो बोले इधर आओ, इकोनॉमिक्स सिखाता, इसमें मैं आपको वेल्थ नहीं क्या सिखाऊंगा? वेलफेयर। लोगों को लगा हाँ भलाई, कल्याण, अच्छाई, मानवता की बातें करे तो फिर तेरे पास क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। बस यही हुआ। जब सरकार को यह लगा कि फैमिली प्लानिंग करो, तय करो कितने बच्चे पैदा करने, उसके ऊपर बच्चे पैदा करने नहीं है, तो लोगों ने बोला यार हम हमारे घर में क्या करें, ये भी सरकार तय करेगी, तो लोगों को अच्छा लगा नहीं। फिर बोला कि चलो फैमिली कल्याण योजना, कुटुंब कल्याण योजना लागू करते हैं। अब कल्याण लोगों को बड़ा अच्छा लगता सुन के, प्लानिंग, वेल्थ, ऐसी डायरेक्ट बातें की तो लोगों के पल्ले पड़ती नहीं। लोगों को क्या बताना पड़ता? तेरी भलाई की बात करता हूं, आजा, तेरा भला मेरा भला हम सबका भला। तो लोगों को लगा हाँ ये भला इंसान है, क्योंकि बातें किसकी करता है? ये भलाई की। तो भी उसी का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम बदल के कर दिया गया क्या? फैमिली वेलफेयर। वो पहला था कुटुंब नियंत्रण योजना, पहला क्या था? कुटुंब नियंत्रण योजना। फिर अगला क्या था? कुटुंब कल्याण योजना। अब नाम से लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये लोग अपने शायद कल्याण करने के लिए तो कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं इनकी बातें। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को रीनेम करके लॉन्च किया गया 1979 में। इट इज अटेम्प्टेड टू इंटीग्रेट फैमिली प्लानिंग सर्विस विद दोज मैटरनल, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। फिर अब वही बोलते कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने, एक बच्चा 2 बच्चे हो गए तो फिर वो नसबंदी का क्या करा लो, ऑपरेशन, तो लोग भाग जाते थे, बोले नहीं 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 ये तो कुछ काट छाट डालेंगे हमारा, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि वैसा होता नहीं है, मेडिकल टर्म्स में नसबंदी या जो ऑपरेशन होता है ना, प्रिवेंटिव ऑपरेशन होता है, इट्स जस्ट अ सिंपल मेडिकल प्रोसेस जिससे आपका प्रेग्नेंट होने का चांस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इट्स वेरी सेफ। पर लोग वे समझते नहीं, लोगों को लगता था कि क्या पता क्या कर डालेंगे हमारे साथ काट छाट, तो लोग करते ही नहीं थे, लोगों को बड़ा डर लगता था। फिर इसमें अभी प्लानिंग ही करनी है, वेलफेयर ही करना है, तो फिर इसमें बहुत सारा जोड़ दिया। मतलब माता अगर प्रेग्नेंट है तो उसको खाना अच्छा दिया जाएगा, उसके सेहत का क्या रखा जाएगा? ख्याल, दवाइयां आपको फ्री मिलेंगी, हॉस्पिटल में आपका इलाज फ्री में किया जाएगा। चाइल्ड हेल्थ, अगर आपका बच्चा पैदा भी होता है तो उसको खाने के लिए दूध, अंडे, मांस, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, विटामिन जो भी लगता है, ये अगर आपकी हैसियत नहीं है खरीदने की तो इसका खर्चा भी कौन करेगी? सरकार करेगी, और साथ में आपको पूरा न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखेगी। तो लोगों को लगा ये बड़ा अच्छा है, सरकार बहुत अच्छी है हमारी, खाने पीने और सेहत का भी क्या रखती है? हमारा ख्याल। पर जब वो आते थे अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेके, पहले तो क्या था, प्रेग्नेंट रह के घर पे ही रहती थी वुमन, और डिलीवरी भी कहां कराती थी? घर पे। फिर ये जब प्रोग्राम लॉन्च किया तो इसके लिए आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना पड़ता था, फिर वहां नोंद करानी पड़ती थी, फिर थोड़े थोड़े रिकॉर्ड रखने चालू हुए। पहले तो पता ही नहीं होता था कि कौन प्रेग्नेंट है और किसके कितने बच्चे, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड कीपिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर लोगों को बोला कि हॉस्पिटल आओ, यहाँ आपका इलाज होगा, दवाइयां फोकट मिलेगी, डिलीवरी तक क्या की जाएगी? फ्री में की जाएगी। तो लोग आने लगे, और फिर चुपके से उनको बैठा के समझाते थे, जो नर्सेस होती थी, डॉक्टर होती थी, बेटा हो गए ना 2 बच्चे, अब अपने पति को बोल कि अब और ज्यादा बच्चे पैदा करने नहीं है। पति को भी समझाते थे, भाई तू क्या करेगा इतने बच्चे पैदा करके, तेरे पास 10 एकड़ लैंड है, पहले तुम 4 भाई हो, 4 भाइयों में बटेगा 2.5 एकड़ आएगा, तू भी बच्चे पैदा करेगा, तेरे बच्चे को जमीन कहाँ मिलेगी, करेगा क्या वो? तो वो भी सोचता था डॉक्टर साहब तो सही बोल रहे, और घर पे कोई मानते नहीं है। फिर उसको समझाते थे भी, देखिए अगर तू चाहता है कि फैमिली इससे ज्यादा ना बढ़े तो उसकी उपाय योजना भी है, ये आम कैबिन में मैं तेरे को सारी चीजें समझाता हूँ कि व्हाट कैन बी डन। हस्बैंड को भी समझाते थे और वाइफ को भी समझाते थे। पर ये भी प्रोग्राम कुछ दिनों बाद चला नहीं। लोगों ने क्या अफवाह फैला दी, ये खाना पीना खिलाने के नाम से हॉस्पिटल में बुलाते और भलता ही ज्ञान देते हैं कि भाई ज्यादा बच्चे कैसे पैदा नहीं करने। तो लोगों ने फिर इसको भी नाम रखना चालू कर दिया। वास्तव में ये स्कीम भी तब क्या हो गई, फेल हो गई। लोग कंट्रोल करना ही नहीं चाहते थे अपने इमोशन को, और कोई कुछ बताए तो ये उनको पट्टा नहीं था। फिर 2000 में ये चिंता और बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन तो तब तक हो चुका था। फिर सरकारों को लगा कि नहीं यार, एकदम से लोगों को इतना छोड़ दो और कुछ
नियम ही ना बनाओ इसके लिए, जो करना है करते बैठो। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो ना रास्ते पूरेंगे, ना रोड पूरेंगे, ना स्कूल पूरेंगे, ना ट्रेन पूरेगी, ना हाईवे पूरेंगे, ना कुछ पूरेगा। हर चीज का शॉर्टेज जाएगा और सभी लोग तकलीफ में रहेंगे। फिर 2000 में एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई, इसके तहत कुछ चीजें की गई। इन द ईयर 2000 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एनपीपी। इसका नाम याद रखना है, कौन से साल में आया था? 2000 में। नाम क्या था इसका? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड इंप्रूव इट्स क्वालिटी। दो मकसद थे इस पॉलिसी के। एक तो बढ़ती पॉपुलेशन को क्या करना, कंट्रोल, और जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी उनकी लाइफ की क्वालिटी को क्या करना, इंप्रूव, ताकि लोग अच्छा जीवन जी सके। भाई इतने सारे लोग हैं, इतनी भीड़ भाड़ है और सब गंदा गलीच गरीबी वाला जीवन जी रहे, ऐसा देश किसी को नहीं चाहिए। हमारे राजनेताओं का भी फर्ज बनता है कि उस देश की कंडीशन को क्या करे, सुधारे। वही सरकार अच्छी होती है जिसके राज में लोगों का क्या बढ़ा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। सरकार ऐसी, जनता ऐसी सरकारों से खुश रहती है, तो सरकार को इसके लिए काम करना पड़ता। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनपीपी 2000 आर। क्या किया इस नए पॉलिसी में 2000 में? तब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पहला काम किया, फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू द एज ऑफ कितना, 14। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इलिटरेसी। अब इलिटरेसी, अगर लोग पढ़ेंगे तो अपने आप ही पॉपुलेशन की बढ़ती समस्या में से एक धागा निकल जाएगा, तो एक प्रॉब्लम तो क्या हो गई, सॉल्व। फिर समस्या ये थी कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं थे? क्योंकि खुद पढ़े लिखे थे नहीं, तो एजुकेशन का महत्व था नहीं। और दूसरा, उनको ये लगता था कि स्कूल में नहीं कुछ तो खर्चा तो लगेगा। तो अब सरकार ने बना दिया कि भाई फ्री है एजुकेशन। फ्री होने के बाद भी लोगों को अलर्टनेस कहां था कि मेरे बच्चों को पढ़ाऊं? तो फ्री के साथ साथ क्या कर दिया, कंपलसरी भी कर दिया। अब फाइन होती माता पिता को, अगर उन्होंने बच्चों को कहा नहीं भेजा, स्कूल में नहीं भेजा, भेजना ही पड़ता है। क्योंकि भाई आपको तो नहीं सुधार सकते हम, क्योंकि आपकी तो उम्र हो गई माता पिता की। कम से कम तुम्हारे बच्चों को तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ताकि वो चार चीजें समझे और इस चीज को समझे कि इस देश के संसाधनों पे, रिसोर्सेस पे कितना प्रेशर है बढ़ते हुए पॉपुलेशन का। और वो एजुकेट होगा तो इसके आगे की पीढ़ी अपने आप ही क्या रहेगी, एजुकेटेड पीपल अपने बच्चों को कभी क्या नहीं रखता, अनएजुकेटेड नहीं रखता। अब जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ने दिया वो पहले से खुद ही क्या थे, अनपढ़ थे, तो फिर कंपलसरी हो गया। दूसरा, रिड्यूस द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट टू बिलो 30। हमने देखा था अभी 48 पे है हमारा, उसको घटा के कितना करना है, 30 करना। ये एक जरूरी कदम था। अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कैसे बढ़ता है वो भी बताता। मेडिकली अगर बात करूं तो अगर आपकी पहली डिलीवरी होती है एज अ वुमन, तो आपका पहला बच्चा हेल्दी रहने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा बच्चा हो सकता है हेल्दी रहे, और तीसरा चौथा पांचवें छठे बच्चे में कुछ मेडिकल और जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि वुमन की कैपेसिटी भी उसको डेवलप करने की वक्त के साथ क्या होती जाती है, कम। भाई उसको जो भी प्रोटीन न्यूट्रिशन चाहिए वो तो आपके शरीर से मिलेगा। आपका ही शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है और आप बच्चों पे बच्चे पैदा करते जा रहे हो, तो आने वाला बच्चा पहले से थोड़ा सा क्या हो सकता है, फिजिकली या मेंटली वीक हो सकता है। तो ये सब चीजें जब लोगों को बताई जाती है तो लोगों को दिमाग में आता है कि नहीं भाई, दो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे बढ़ाएंगे, यही हमारा भविष्य संवारेंगे। तो ये है कि हम मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को भी कम करना चाहते हैं। वैसे कोई देश ये नहीं चाहेगा कि वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा होते ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इट्स अगेन अ फेल्यूर फॉर द कंट्री। अगला है रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट टू बिलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ। मतलब जब बर्थ दे रही होती है माता अपने शिशु को, तभी उसकी डेथ हो जाती है। मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से यह बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब इसको भी घटाने का हमारा टारगेट है, और मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और खुशी के साथ ये चीज बता सकता हूं कि हमने ये अचीव किया है। जहां से हम आए थे, वैसे देखा जाए आप कल्पना करो, अंग्रेजों ने जिस देश को आजादी दी थी ना, वो देश वो नहीं है जो आज आप देखते हो। यहाँ रास्ते नहीं थे, बिजली नहीं थे, लोगों के पास खाने पीने की सुविधा नहीं थी, पारंपरिक खेती करते थे। गांव खेड़ों में रास्ते बिजली तक और एसटी बसेस तक की भी क्या नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। काफी हम आगे बढ़े हैं, काफी हमने तरक्की की है आजादी के बाद से इन 70 सालों में। तो मैं तो नहीं मानता कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये जो आर्थिक परिवर्तन तो बाद में आएगा, पर सामाजिक परिवर्तन जरूर आया है। और सामाजिक परिवर्तन आएगा तभी देश में क्या आएगा, आर्थिक परिवर्तन आएगा। पहले तो लोगों को अपनी समाज को अपनी क्या बदलनी पड़ेगी, सोच, तो देश बदलेगा। अमेरिका डेवलप है तो किसी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की वजह से नहीं है, वहां के लोगों की सोच में बदलाव आया, इसलिए वो देश कैसा बढ़ा आगे। नहीं तो लोग हमारे जैसे ही थे और हमारे जैसे ही सोच रखने वाले लोग वहां पे थे। तो आर्थिक परिवर्तन जरूर आएगा, उसके पहले क्या जरूरी है, सामाजिक परिवर्तन। इसलिए समाज सुधारों का जो महत्व है हमारे सोसाइटी में, देश में, ये इसको कभी नजरअंदाज किया
नहीं जा। और मैं आज भी मानता हूं कि हमें एक अच्छे नेता, राजनेता से एक अच्छे समाज सुधारक की जरूरत ज्यादा है, जो समाज में लोगों की सोच को बदलो। देश को कोई नेता नहीं बदल सकता, देश को बदल सकते देश के लोग, और उसके लिए पहले लोगों को अपनी क्या बदलनी होगी, सोच। और पढ़ोगे लिखोगे ना तो सोच अपने आप बेहतर बनती चली जाएगी। अनपढ़ की सोच में और एक पढ़े लिखे इंसान की सोच में जमीन आसमान का क्या होता है, फर्क होता है। आगे देखो क्या लिखा है, यूनिवर्सल क्या है, इम्यूनाइजेशन ऑफ अ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। तो कई सारे डिसीजेस ऐसे जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, जैसे कोविड, देवी वगैरह आती थी, आपको याद है? अब उसकी तो क्या आ गई है, लस आ गई है। हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, इन सब की भी अब क्या आ गई है, वैक्सीन। तो कोशिश हमारी यही है कि जितने भी बच्चे, और आप बोलोगे सर अगर बच्चों को और हेल्दी बना दिया गया, उसकी बीमारियों को दूर कर दिया गया और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दी गई तो इससे पॉपुलेशन घटेगी नहीं बल्कि और क्या होगी, बढ़ेगी। नहीं तो थोड़ा आप सामाजिक कल्चर को समझिए। क्या होता है, पुराने जमाने में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, तो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद बच्चों का या माता का पालन पोषण और देखभाल सही से नहीं होती थी, तो बच्चों में कुछ कमी रह जाती थी। और अगर 3 साल 2 साल बाद पता चले कि यार बच्चे में थोड़ी सी फिजिकल क्या रह चुकी है, डिफिशियंसी, तो पेरेंट वेर पुश टू हैव वन मोर चाइल्ड विच विल बी द मोर हेल्दियर देन द अर्लियर वन। अगर पहला ही बच्चा आपका बेहतर है फिजिकली और मेंटली, तो मे बी आप क्यों प्रीफर करोगे? अगर पहले बच्चे में कुछ डिफेक्ट है आपके, क्यों? क्योंकि उसका पालन पोषण अच्छा नहीं हुआ, प्रेगनेंसी के वक्त माता का नहीं हुआ, पैदा होने के बाद बेटे का नहीं हुआ, और उसमें कुछ डिफेक्ट रह गए, फिर तो लचा बोलता है यार इसको तो सुनाई कम देता है, इसकी तो नजर कमजोर है, इसका तो हाथ कमजोर है, इसका तो मेंटल थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है। तो ऐसे केस में फिर और एक बच्चा पैदा करने की क्या होती है, कोशिश होती है। ये ना हो इसलिए लोग जो पैदा हो रहे हैं वो हेल्दी रहना जरूरी है, और इसके लिए कदम उठाए गए, पॉलिसीज बनाई गई, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में। आगे क्या किया गया, डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स नॉट अर्लियर देन क्या 18 एंड प्रिफरेबली आफ्टर क्या 20। अभी जो रेकमेंडेड है कानून 18 का है, पर सरकार कहती है कि प्रीफर करो कि 18 का कानून भले ही हो, इसको कितना करना चाहिए आपने 20। अब आप बोलोगे कानूनी 20 का क्यों नहीं कर देते, बवाल हो जाएगा। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर महाराष्ट्र का जो समाज है ये पुरोगामी बोला जाता है, मतलब हम काफी एडवांस है सोच के मामले में, जो सामाजिक और सोशल थॉट्स होती है लोगों की, इस मामले में वी आर स्टिल अहेड। एकदम पिछड़े विचार अगर आपको देखने ना तो आप यूपी चले जाइए, राजस्थान के कुछ देहाती इलाकों में चले जाइए, हरियाणा के कुछ विलेज साइड में चले जाइए, अभी भी बहुत बेकार हालत में वुमन को वहां पे क्या किया जाता है, ट्रीट। और बाल विवाह आज भी होते हैं बेटा, ये हमारे समाज की क्या है, सच्चाई। और वो लोग पावरफुल लोग, ये सरकार को ऐसा कुछ काम करने ही नहीं देंगे। वो तो अभी भी चाहते हैं कि 13-14 साल में लड़की की क्या कर दे, शादियां कर ले। इट्स नॉट गुड। आगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो भाई बीमारियां नहीं होगी, लोग हेल्दी लाइफ जिएंगे तो एक बच्चे में भी लोग क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। एक बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो पेरेंट जरूर सोचते हैं कि एक और हेल्दी बच्चा पैदा करना चाहिए। अगला है अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। तो हमारा टारगेट है कि थर्ड स्टेज में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के थर्ड स्टेज में हमें कब तक चला जाना चाहिए, 2040। अब आप बोलोगे बहुत लंबा टारगेट है, भाई सामाजिक बदलाव अगर चाहते हो तो ये रातों रात होता नहीं, आप नहीं बदल सकते। अगर आपकी मम्मी को, आपके पापा को, दादा को, दादी को एक भी ऑर्थोडॉक्सी या सुपरस्टिशन है, आप बोलते बोलते थक जाएंगे, वो अपनी सोच को बदलेंगे नहीं। तो जब तक एक जनरेशन पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक समाज में सामाजिक परिवर्तन आता नहीं। और वो भी ऐसे नहीं मरते, वो अपने सोच, अपने विचार, अपनी रूढ़ी परंपराएं सब नए पीढ़ी को क्या करके जाते, सौंप के जाते। और मरते मरते भी बोलते बेटा कुछ भी हो जाए ये नियम तो घर में पालते रहना चाहिए। फिर अपन भी उसके दबाव में रहते कि भाई हमारे दादा दादी ने मरने से पहले तो ये रिवाज पाले, तो हमें भी पालने चाहिए। कुछ चीजें तो आपके मम्मी पापा को भी नहीं पड़ती होगी, और सिर्फ इसलिए पाले जा रहे हैं घर में क्योंकि कौन बोल के गए थे, दादा दादी। नाउ यू हैव टू चेंज, यू हैव टू शो द करेज, एटलीस्ट यू नेक्स्ट जनरेशन। हो गया ना, खत्म करो इन चीज। मैं तो रखता हूं ये करेज, जहां जहां मेरे को अधिकार लेने का, फैसला लेने का अधिकार है, उन चीजों में मैं उन चीजों को पूरी तरह अवॉइड करता हूं जिसको मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसके बिना बेहतर लाइफ जी जा सकती है। तो भाई बंधनों में नहीं रहना। हाँ, जो नियम पालने हैं, सामाजिक नियम पालने हैं आपको, वो तो पालने पड़ेंगे। आप एकदम बेछूट और बेलगाम होके तो समाज में नहीं रह सकते।
फिर है पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। सब कुछ अच्छी बात कही गई है इसमें कि हाँ कल लेंगे कि पॉपुलेशन हर एंगल से देखो तो बड़ा नहीं है, पॉपुलेशन के कुछ अपने क्या होते हैं, बेनिफिट और एडवांटेज भी होते हैं। तो वी विल बी टेकिंग दिस टॉपिक इन लास्ट एंड टुमारोज लेक्चर। कल मैं आपकी कॉपी भी चेक करूंगा और मैं चाहता हूं कि इसकी जितनी एक्सरसाइज है कल ही ये टॉपिक के एक दो क्वेश्चन छोड़ के, नहीं थोड़ा सा लिख लो, इसको पेंडिंग नहीं रखना है। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, 12th के बोर्ड में अच्छे मार्क लाने हैं तो थ्योरी में राइटिंग प्रैक्टिस L1 से ही करनी पड़ेगी। जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क आएंगे और 100 आउट ऑफ 100 आते इकोनॉमिक्स में, ये बात ध्यान में रखो।